हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मजा आ रहा है डेप्रिसिएशन सीखने में? अगर आ रहा है तो कंटिन्यू करिए डेप्रिसिएशन, नहीं आ रहा है तो भी कंटिन्यू करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। अभी खत्म नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आज की क्लास में भी ये खत्म नहीं होने वाला है, अभी अगली क्लास में भी शायद डेप्रिसिएशन ही करेंगे हम। चलिए आज क्या देखने वाले हैं आप डेप्रिसिएशन में। अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड और वो टेक ओवर कर ली जाती है बी लिमिटेड के द्वारा, तो ड्यूरिंग द ईयर ये टेक ओवर होता है, तो वो जो एसेट्स थे ए लिमिटेड के पास वो बी लिमिटेड के हो जाते हैं ईयर एंड पे। मतलब स्टार्टिंग में ईयर बिगनिंग में तो ए लिमिटेड के पास थे, बीच में कभी टेक ओवर हुआ और सारी एसेट उठ के चली गई किसके पास? बी लिमिटेड के पास। बी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया था ए लिमिटेड को। तो ड्यूरिंग द ईयर का जो डेप्रीशिएशन आएगा वो डेप्रीशिएशन किसको मिलेगा? हम ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल करके क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, मतलब डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन निकालते हैं, उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं, राइट। वो ईयर एंड पे होता है, वो किसको मिलेगा? बात तो लग रहा है कैलकुलेशन वाइज तो दिमाग कह रहा है कि नहीं भाई, वो तो अब ईयर एंड पे तो किसके पास है? नई वाली कंपनी के पास है, तो उसी को मिल जाना चाहिए बी लिमिटेड को। लेकिन सच पूछे तो दिल से पूछे, दिल क्या जवाब देगा? कहेगा एसेट का यूज तो दोनों ने ही किया है थोड़े थोड़े पीरियड, तो भाई डेप्रीशिएशन सिर्फ एक को क्यों मिले, दोनों को ही मिलना चाहिए। तो आइए समझते इनकम टैक्स क्या कहता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के द्वारा एक्वायर हो जाए ड्यूरिंग द ईयर, या फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके अमलगमेट हो जाए, राइट, तो ऐसे केसेस में डेप्रीशिएशन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये समझते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से ही समझते हैं हम लोग। सो दिस इज अ कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पे कहीं अमलगमेशन होता है, ठीक है। दिस इज द डेट ऑफ अमलगमेशन। प्रायर टू दिस द कंपनी वॉज ए लिमिटेड और अमलगमेशन वाले दिन ये बी लिमिटेड में जाके अमलगमेट हो जाती है। ये ईयर बिगनिंग का डेट है 1/4/23, ये ईयर एंड है 31/3/24। अमलगमेशन का डेट रख लेते हैं, चलो 5/8/23 को अमलगमेशन हुआ। तो अब इस केस में जो भी एसेट ए लिमिटेड के पास थी, हम रख लेते हैं कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में इसके पास 1 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी थी, 15% ब्लॉक वाली। अब क्या होगा, इस पे जो डेप्रीशिएशन बनता है 15,000 रुपया, वो किसको मिलेगा? ए को मिलेगा, बी लिमिटेड को मिलेगा, कि दोनों में बटेगा, क्या होगा? तो यहाँ पे इनकम टैक्स ये बताता है हमें कि डेप्रीशिएशन आप पैसे निकालिए एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कंप्यूट नॉर्मल तरीके से डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आता है नॉर्मल तरीके से, किसका है वो बाद में देखेंगे, पहले तो डेप्रीशिएशन नॉर्मल तरीके से निकाल लो। कोई परचेज सेल नहीं है, 1 लाख का 15% निकलेगा, 15,000 रुपये डेप्रीशिएशन। फिर उसके बाद इनकम टैक्स कहता है कि जिसने जितना यूज किया उसके हिसाब से डेप्रीशिएशन अपोर्शन कर दो, ठीक है। मतलब जो एसेट है, एक एक करके सारी एसेट लिखिए, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और टोटल, ठीक है। आप निकालिए पहले तो डेज ऑफ यूज, ठीक है। तो करिए डेज ऑफ यूज कितना, 1/4/23 से लेके, अच्छा अब बात ये आती है कि 5/8/23 ये डेट किसके में लिया जाए, ए लिमिटेड में कि बी लिमिटेड में? जिस दिन अमलगमेशन हुआ वो दिन किसके में काउंट होगा? क्योंकि हो सकता है कि अमलगमेशन दोपहर के 2 बजे हुआ है, तो आधा दिन भी ए लिमिटेड यूज किया, आधा दिन भी, तो इसका भी कोई क्राइटेरिया है क्या? हाँ, इसका क्राइटेरिया फिक्स है कि जो डेट अमलगमेशन वाली है वो नई कंपनी ने यूज किया, यही माना जाएगा उस दिन। तो 1/4/23 से 4/8/23 तक इनका यूज होगा और बी लिमिटेड का यूज होगा 5/8/23 से लेके 31/3/24 तक, ठीक है। अब भी निकाल लीजिए, अप्रैल का 30 कैलकुलेटर पे करेंगे, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 4, 126 दिन हो गया।
ठीक है। अब टोटल दिन तो 366 होते हैं, बैलेंसिंग फिगर भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन एक बार कैलकुलेट कर लीजिए जरा, आपकी एक्यूरेसी भी चेक हो जाएगी कि सही कर रहे हो कि नहीं। अगस्त में 5 तारीख से लेना है, यानी 1 2 3 4 4 दिन अगस्त का कम करना है, तो 31 में से 4 कम हुआ, 27 दिन अगस्त का। अगस्त, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 29 और मार्च का 31, 240 दिन। ठीक है, हो गया। अब डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का टोटल कितना है? 15,000 रुपये। इसी डेप्रीशिएशन को आपको अपोर्शन करना है, 126 दिन भागे 366 दिन इंटू 15,000, और इसको मिलेगा डेप्रीशिएशन 240 दिन भागे 360 इंटू 15,000। निकाल लीजिए, 126 डिवाइडेड बाई 366 इंटू 15,000, 5164। अरे 366 ना, 240 भागे 366 इंटू 9836। ठीक है, ये हो गया डेप्रीशिएशन किसको कितना मिलेगा। क्लियर है आपको? चलिए, अब इस केस में मान लेते हैं एक और एसेट लेके आते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, एक एसेट और लाते हैं। यहां पे परचेज भी हुई थी, ठीक है, 60,000 की एसेट थी, यहाँ परचेज हुई है। डेट कौन सी है ये? डेट कर लेते हैं 6/6/23। 6/6/23 को 60,000 रुपये की एसेट और परचेज हुई थी, राइट। अब ये तो हम लोग ने किसके लिए किया? एस ओपनिंग WDV के लिए किया, ठीक है, जिसका नाम मान लेते हैं एसेट ए था। नहीं, एसेट ए नहीं रख सकते, एक्स रख लेते, कंपनी का नाम भी ए है ना। ओपनिंग WDV एक्स का, ठीक है, ये ओपनिंग WDV एक्स था, ये परचेज वाई का हुआ है। अब परचेज वाई के लिए कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं, डेज ऑफ यूज। मान लेते हैं जिस दिन परचेज हुआ था उसी दिन पुट टू यूज भी हुआ था, परचेज एंड। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन में पुट टू यूज की डेट ना दी हो तो यही माना जाता है जिस दिन खरीदे उसी दिन से इस्तेमाल कर दिए, खरीद के रखेंगे क्यों। ठीक है, 6/6/23 से 4/8/23 तक, 6/6/23 से 4/8/23 तक, और फिर 5/8/23 से लेके 31/3/24 तक। ठीक है, कितना दिन होता है 6/6/23 से 4/8/23 तक? जून का 5 दिन कम करेंगे, जून में होता है 30 दिन, 5 दिन कम करेंगे तो 25 दिन जून का, 25 जुलाई का, 31 अगस्त का, 4, 60 दिन। और फिर अगस्त में क्या दिन बचा ये तुमको मालूम है, ऊपर भी कैलकुलेट किए ना ये वाला डेज, तो 240, तो टोटल हो गए 300 दिन। अब डिप्रिशिएशन लगेगा 60/300 इंटू, अच्छा इसका टोटल डेप्रीशिएशन कितना आएगा, पहले टोटल डेप्रीशिएशन निकालो। ये डेप्रीशिएशन था, दिस वाज फॉर ओपनिंग WDV। अब परचेज वाई का डेप्रीशिएशन, क्या पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है? नहीं, तो फुल डेप्रीशिएशन ही इसका भी आएगा, 60,000 का 15% होगा 9,000। पहले डेप्रीशिएशन ऐसे निकाला जाता है एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसका 9,000 का डेप्रीशिएशन बांट दीजिए, इसका 9,000 का डेप्रीशिएशन। हाँ, आपको अलग अलग इसलिए निकालना पड़ेगा, ओपनिंग परचेज का अलग अलग क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि भाई परचेज का डेज ऑफ यूज अलग है ना दोनों का, ओपनिंग वाले का अलग था। ठीक है, परचेज तो बीच में हुई थी, तो भाई वाई ने ए लिमिटेड ने उतना यूज थोड़ी ना किया है, इसको तो कम ही यूज किया है, इसका 126 दिन यूज था, इसका लेकिन 60 दिन यूज है। हाँ, बी लिमिटेड ने बराबर 240 दिन यूज किया है, तो जो डेज ऑफ यूज होता है ना उसी रेशियो में बांटा जाता है। 60/300 इंटू 9,000, 1,800 रुपये का डिप्रिशिएशन यहाँ बना,
यहाँ कितना बन जाएगा 240 भागे 300 ₹720। 7200। राइट। चलिए एक और परचेस कर दें, यहां करिए ना भाई, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा है। एक चार, अरे एक चार कहां से आ गया, 1/10/23। एक 11/10/23 यहां पे परचेज हो रही है जेड एसेट, ठीक है, ₹80,000 की। तो परचेज जेड का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 80,000 का कितना, 15% नहीं 7.5%। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है। 5 तारीख को 5 अक्टूबर या उसके बाद आधा डिप्रिसिएशन हो जाता है, 7.5% मिलेगा। $6,000 आया। 6,000 किसको मिलेगा, 6,000 किसको मिलेगा, परचेज जेड डेज ऑफ यूज। भाई साहब इसने तो यूज किया ही नहीं, नील, जो भी किया इसी ने किया, ठीक है। तो यहां पे डेज ऑफ यूज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसको मिलेगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन इसको मिलेगा ही नहीं ए लिमिटेड को। ये तो बी लिमिटेड ने ही परचेज किया था ना, ए लिमिटेड को नहीं मिलेगा। तो अगर अमलगमेशन के बाद हुआ है तो ध्यान रखिएगा वहां डेज यूज की जरूरत नहीं है। अब सीधे डेप्रिसिएशन जितना है पूरा इसको दीजिए। कितना आ रहा था डेप्रिसिएशन, 6,000। ठीक है। चलिए अब आप कहेंगे सर ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, परचेज की भी सारी वैरायटी आपने कवर करा दी, अब जरा जल्दी से हमको सेल के केस में बताइए क्या होता है, क्योंकि सेल तो ओपनिंग प्लस परचेज से लेस होता है, तो आपको सेल नहीं करना है। ठीक है, जितनी मैंने वैरायटी करा दी है ये खुद ही 120% हो गया एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, नीदर आपके कोर्स में है नॉर आपको उस पर दिमाग लगाना है। ठीक है, तो सेल, अच्छा हम ये सब बता क्यों देते हैं, हम चाहें तो हम बिना बोले आगे बढ़ जाएं, बस आपके दिमाग में कहाँ इतनी बात आ रही है, लेकिन आपको बाद में कहीं दिमाग में ना आया अच्छा सेल वाला तो कुछ किया ही नहीं था इसमें, तो करना भी नहीं है। अमलगमेशन वगैरह के केस में इतना बहुत है। ठीक है, तो आपको ओपनिंग प्लस परचेज, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग ही होगा, शायद 3 परचेज हो। परचेज अगर है तो 2 वैरायटी का हो सकता है, अमलगमेशन के पहले का, अमलगमेशन के बाद का। अमलगमेशन के बाद का भी मोर देन 180 डेज वाला हो सकता है, लेस देन 180 डेज वाला भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन आप सबका अलग अलग निकाल लीजिएगा, फिर बांट दीजिएगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से सभी केसेस में। द सेम अप्लाइज फॉर डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन में ये अप्लाई होगा, अमलगमेशन में, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, डीमर्जर, सभी केसेस में ऐसे ही डेप्रिसिएशन डिवाइड हो जाएगा। जब कंपनी अलग अलग होती है तो इसी तरीके से जब कंपनी अलग हो जाती है, दूसरी कंपनी बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, कोई भी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग होती है, मतलब धंधा चेंज हो जाता है, रीस्ट्रक्चर होता है, तो नए और पुराने में डेप्रिसिएशन इसी तरीके से बांटा जाता है। अब एक केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दैट इज डीमर्जर। ये आपको जानना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं तो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हेडिंग में डीमर्जर दिया हुआ है लेकिन कोई भी इलस्ट्रेशन, एग्जांपल कुछ भी डीमर्जर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर वुड नेवर टच प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द केस ऑफ डीमर्जर। हाँ, हालांकि आपको यह बता दिया गया कि डीमर्जर में भी ऐसे ही कैलकुलेशन होती है। दैट मीन्स द क्वेश्चन दैट यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन वुड ओनली बी ऑफ अमलगमेशन। अमलगमेशन का केस, सक्सेशन का केस, एक बिजनेस गया दूसरा बिजनेस ले लिया उसको, बस। लेकिन डीमर्जर का केस क्या है, डीमर्जर का केस वो होता है जहां पे एक कंपनी थी, यहां पे डीमर्जर हुआ, यहां पे एक कंपनी थी ए लिमिटेड, और यहां टूट के वो 2 कंपनी बन गई, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। ठीक है, तो यानी पहले तो डेप्रिसिएशन हमें ए लिमिटेड में और डी मर्ज्ड कंपनी में बांटना होगा।
मतलब ए लिमिटेड में, और बी और सी का अलग बांटना होगा, फिर बी और सी में भी आपस में बंटवारा करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ता है। ठीक है, ए लिमिटेड को कहा जाता है डीमर्ज्ड कंपनी। अब वर्ड सुनिए, ए लिमिटेड को क्या बोलेंगे? डीमर्ज्ड कंपनी। बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को क्या बोलते हैं? रिजल्टिंग कंपनी। तो आप क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन निकालेंगे, ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एज इफ देयर इज नो डीमर्जर। पहले तो कोई डीमर्जर है ही नहीं, ऐसे निकाल दीजिए। तो एक स्टेप हो गया कि आपने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लिया एज इफ देयर इज नो डीमर्जर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप जब चार्ट बनाएंगे, तो अभी तक हम लोग ए और बी बना रहे थे, अब बनाएंगे ए, बी और सी और टोटल। ठीक है, अब इसमें अलग अलग एसेट होंगी, एसेट एक्स। तो एसेट एक्स डेज ऑफ यूज हम लिखेंगे, डेज ऑफ यूज। अब डेज ऑफ यूज ए ने किया डीमर्जर के पहले, अब डीमर्जर के बाद वो एसेट जो एक्स एसेट थी वो या तो बी को मिली होगी या तो सी को मिली होगी, दोनों को थोड़ी ना मिल गई होगी। वो एसेट या तो बी को मिली होगी या तो सी को मिली होगी। तो अब क्या करेंगे? अब या तो अगर बी को मिली है तो बी ने यूज किया, सी ने यूज किया ही नहीं, तो डेप्रीशिएशन ए और बी में चला गया। ठीक है, अब ये एसेट वाई थी, अब इसका डेज ऑफ यूज किसने किसने? पहले तो ए कर रही थी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अब जब डीमर्जर हुआ तो ये वाली एसेट किसको मिल गई? एसेट वाई। ये दूसरी वाली एसेट मिल गई सी को, तो अब इसका डेप्रीशिएशन इसको मिलेगा, इसने यूज किया। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। तो डीमर्जर के बाद किसी एक कंपनी के पास वो एसेट होगी, जिसके पास वो एसेट है उसके पास चला जाएगा डेप्रीशिएशन, राइट। तो यू वोंट गेट दिस केस, इसलिए आप इसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इसके लिए परेशान ना रहें। फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन व्हाट यू विल हैव इज द केस ऑफ अमलगमेशन दैट आई हैव डन, और ये सारी वैरायटी कर ली। द मैक्सिमम दैट यू कैन गेट इज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, देन परचेज बिफोर अमलगमेशन, परचेज आफ्टर अमलगमेशन, दैट्स ऑल। पढ़ लेते हैं। When the previous year there takes place succession of partnership firm by company, पहले पार्टनरशिप था, अब कंपनी हो गया, प्रोप्राइटरशिप था, वो कंपनी हो गई, अब तो कैसे डेप्रीशिएशन डिवाइड होगा आपने देख लिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सक्सेशन होता है, मतलब एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करती है। सक्सेशन ऑफ बिजनेस अदर देन डेथ, कोई भी सक्सेशन होता है एक बिजनेस का बाय अनदर वन आफ्टर। अच्छा, डेथ के केस में ये बात लागू नहीं होती है, ठीक है, डेथ के केस में ये बात लागू नहीं होती है। डेथ के केस में क्या होता है कि बेटा, बाप गया तो अब बेटा उस दुकान को संभाल रहा है, ठीक है, बेटा उस बिजनेस को संभाल रहा है, एंड एवरीथिंग गोज इन द सेम मैनर, वो वैसे का वैसे ही चलेगा बिजनेस, क्योंकि वहीं पे है, बिजनेस तो वहीं पे है एग्जैक्टली, द बिजनेस इज स्टिल द सेम। ओनर बिजनेस का क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अमलगमेशन या डीमर्जर के केस में ये सब होता है। द डेप्रीशिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज इफ ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर नंबर ऑफ डेज के बेसिस में बांट देंगे। बस एक चीज याद रखिएगा, जो अमलगमेशन का दिन होगा, डीमर्जर का दिन होगा, ये सब नए वाली कंपनी जो बनी है उसके तरफ जाएगा वो डे, उसको अलॉट हो जाएगा वो डे। इलस्ट्रेशन 9, मिसेस सिद्धांत and company, a sole proprietary trading concern is converted into a company which is सिद्धांत कंपनी लिमिटेड with effect from नवंबर 29, 2023। ठीक है, तो ठीक है, ये केस हो गया प्रोप्राइटरशिप गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। ठीक है, बिजनेस चेंज हो रहा है, तो 29 नवंबर 2023 को हो रहा है। WDV ऑफ द एसेट जो है 1 तारीख को, वो क्या है? बिल्डिंग इतने की, फर्नीचर इतने का, प्लांट एंड मशीनरी इतने का। फर्दर ऑन अक्टूबर 15 मैसर सिद्धांत कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर 1 लाख, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%। ठीक है, ये अमलगमेशन के पहले का परचेज है 1 लाख रुपए का। आफ्टर कन्वर्जन कंपनी एडेड 50,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15%। कन्वर्जन के बाद भी 50,000 रुपए की परचेज होती है, तो ये वाला डिप्रिसिएशन सिर्फ जो कंपनी लिमिटेड है उसको मिलेगा, सिद्धांत कंपनी लिमिटेड। अच्छा, एक बात बताइए, सिद्धांत कंपनी लिख देने से क्या ये कंपनी बन जाती है? नहीं, कंपनी वो होती है जिसके नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एंड कंपनी लिख देने से कंपनी नहीं होता। मैं बना दूं राज इन कंपनी, तो दिस कैन बी इन प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, कंपनी वो है जिसके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है। तो डिप्रिसिएशन बांटना है, बड़ा आसान है वैसे तो। बिल्डिंग
3.5 लाख रुपए पहले डिप्रिसिएशन निकालो, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो बिल्डिंग का 35,500 आ गया, फर्नीचर था 50,000 का तो उसका 5,000 आ गया, फिर प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए वाले का डिप्रिसिएशन आधा आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपए वाला परचेज हुआ है 15/10/23 को, ठीक है ना, आधा डिप्रिसिएशन इसका आएगा, राइट। तो कितना हो गया आधा डिप्रिसिएशन? 2 लाख का 15% 30,000 और 1 लाख का 7.5% 7,500। 2 लाख का 15% 30,000 और 1 लाख का 7.5% 7,500 मिला के 37,500 ये डिप्रिसिएशन हो गया। तो टोटल डिप्रिसिएशन साल भर का 77,500, यही बांटना है हमको दोनों में। बांटिए एक एक करके, बांटिए एक एक करके। डेज निकालिए सबका और डेज के बेसिस पे बांट डालिए। तो जो एग्जिस्टिंग एसेट थी ओपनिंग WDV थी, वो देखिए यहाँ से 28 तारीख तक, 29 तारीख को हुआ है क्या ये चेंज, बिजनेस कन्वर्जन किस दिन हुआ है? 29 तारीख को, हाँ। तो 28 तारीख तक का डेज निकाल रहा है पुरानी कंपनी में 242 दिन। आप वैसे फॉर्मेट करिएगा जैसे मैंने बनाया ना, तो उसमें आसान लगता है, ठीक है। 242 दिन डिवाइडेड बाई 365 दिन इंटू 70,000, तो ओपनिंग वाले सारे को बांट दो। ओपनिंग वाला क्या क्या है? 35,000, 5,000 ओपनिंग वाला है और वो 30,000 ओपनिंग वाला है। देखिए ओपनिंग वाला क्या क्या है? 35,000 बिल्डिंग का, फर्नीचर का 5,000 और वो वाला ओपनिंग है प्लांट एंड मशीनरी का 30,000, ठीक है। ये हो गया 70,000, ये ओपनिंग वाला हो गया। अब परचेज वाला जो है वो 7,500 रुपये का डिप्रिसिएशन है, परचेज का डिप्रिसिएशन। और एक परचेज और है, ये एक परचेज और है, उसका डिप्रिसिएशन जितना भी बनेगा वो पूरा का पूरा नई वाली कंपनी को मिलेगा, तो उसकी टेंशन ही नहीं है। तो 242 दिन और इधर आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है? 123 दिन आ रहा होगा। तो 70,000 को वैसे बांट दिया है। हम करा दें इसको? आइए हम ही करा देते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 9। एसेट सिद्धांत एंड कंपनी, और दूसरा है सिद्धांत कंपनी लिमिटेड टोटल, ठीक है। ओपनिंग WDV वाला, ओपनिंग WDV में ओपनिंग WDV का डेज पहले, ओपनिंग WDV में जो जो एसेट हैं, हमारी 3 एसेट थी ओपनिंग WDV में, ठीक है। उन तीनों का मिला के हम नंबर ऑफ डेज, पहले नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज 1/4/23 से लेके, बच्चों जल्दी बताओ कहाँ तक जा रहा है ये? 1/4 अमलगमेशन कौन से दिन हुआ है? अमलगमेशन, अरे मतलब अमलगमेशन नहीं, कन्वर्जन प्रोप्राइटरशिप का कंपनी में 29 नवंबर को, तो 28 नवंबर तक लेंगे। 28/11/23 और फिर ये हो जाएगा 29/11/23 से लेके 31/3/24। डेज ऑफ यूज बताइए कितना कितना हुआ? 242 दिन इसका हुआ और इसका हो गया 123 दिन, ठीक है। अब हम ओपनिंग WDV का टोटल डिप्रिसिएशन 70,000 आ रहा था, ठीक है। ओपनिंग WDV में 3 एसेट थी, 70,000 रुपये तीनों का डिप्रिसिएशन आ रहा था। ये भी निकालना होगा कि ये समझ गए हो? ये तो समझ गए हो ना? 70,000 बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर सब मिला के 70,000 का डिप्रिसिएशन आ रहा है। ओपनिंग WDV में तीनों चीज़ें हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब मिला के, उनको यही डिप्रिसिएशन बांटना है। बांट दो। 242 भागे, अच्छा डेज भी गलत है क्या? हाँ हो सकता है कुछ गड़बड़ हो रहा हो, क्योंकि 366 दिन आने चाहिए। 29/11/23 से 29
30 नवंबर में कितने 2 दिन होते हो गए 29 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 29, मार्च का 31, 124 दिन आएगा। ठीक है, तो 366 दिन हो गया। 242 भागे 366 इंटू 70,000 और 124 भागे 366 इंटू 70,000। ठीक है, निकालो 242 भागे 366 इंटू 70,000, 46,284 रुपया। 124 भागे 366 गुणे 70,000, तो 716, ये हो गया डेप्रिसिएशन बढ़ गया। फिर उसके बाद परचेज। ठीक है, परचेज एक किए हैं, उसको किस दिन किए थे परचेज? परचेज किस दिन किए हो बच्चों? पंद्रह अक्टूबर को परचेज किए हैं, 15/10/23 को। तो यहाँ से लेके 28/11/23 तक हमने इस्तेमाल किया एज एन प्रोप्राइटरशिप, और फिर 29/11/23 से लेके 31/3/24 तक इस्तेमाल किया एज एन कंपनी। तो पहले इसका निकाल लो, एज एन प्रोप्राइटरशिप कितना इस्तेमाल किया। अक्टूबर में 15 तारीख से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 10, 16, एक 17 दिन हो गया। 17 दिन अक्टूबर का, 17 अक्टूबर, नवंबर का 28, 45 दिन आ रहा है, 45 डेज। और इसका कितना आएगा? इसका तो वही 124 दिन आएगा। 45 प्लस 124, 169 डेज। और अब हो जाएगा डेप्रीशिएशन का बंटवारा। डेप्रीशिएशन इसका कितना था, इस वाले का डेप्रीशिएशन कितना था, ये हमने निकाला था। नए वाले परचेज का 7500, तो 7500 रुपये का डेप्रीशिएशन बांटना है। 45 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 7500 और 124 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 7500। फिर 124 डिवाइडेड बाई 169 इंटू 7500, 5503। ठीक है, ये हो गया डेप्रीशिएशन। अब एक डेप्रीशिएशन और था ना, 50,000 रुपये का एक परचेज था। ठीक है, 50,000 रुपये का डेप्रीशिएशन कितना मिलेगा? जो लास्ट परचेज था इसका आधा डेप्रीशिएशन मिलेगा, क्योंकि अमलगमेशन के बाद का अमलगमेशन खुद ही नवंबर में हो रखा है, तो आधा डेप्रीशिएशन होगा इसका। तो इसका होगा 50,000 रुपये का 7.5%, कितना हुआ? 3750। और ये मिलेगा नए वाले को, इसको कुछ नहीं, इसको 3750। ठीक है, अब ये हो गया टोटल डेप्रीशिएशन। 46,284 प्लस 1997, 48,281। और नई वाली कंपनी को मिलेगा डेप्रीशिएशन 23,716 प्लस 5503 प्लस 3750, ये हो गया 32,969। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अमलगमेशन वगैरह के केस में, कन्वर्जन के केस में किस तरीके से डेप्रीशिएशन को बांटा जाता है। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे।